हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग बिहार ज्योग्राफी का सेशन कर रहे हैं और बिहार ज्योग्राफी के इस सेशन में हम आप लोगों के साथ चल रहे हैं बिहार का परिचय को लेकर के। बिहार के परिचय में हम लोग लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था वह यही पॉइंट था कि कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार का जननायक के रूप में भी जाना जाता है। आपने इससे पहले जितने भी क्लासेस हम किए हैं आपने उसका रूबहू कहीं ना कहीं आप उसको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पाए होंगे, देखे होंगे कि वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसमें है जो बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, यानी कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ से हमें ऐतिहासिक स्रोत भी मिलता है, यानी पुराने से पुराने समय का स्रोत। उसके बाद जिस तरह से ह्यूमन बींग, जिस प्रकार से शुरुआत में मानव जस्ट लाइक बस कह सकते हैं कि फूड का गैदरिंग करते थे या फिर शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, और फिर वह फूड प्रोडक्शन करने लगे, फिर फूड को वह संग्रह में करने लगे। इस प्रकार से जितनी भी परिघटनाएं हुई है उन सारे पक्षों का, उन सभी काल का जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, हमें बिहार के धरती से देखने को मिलता है। इसलिए बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार एक काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ इतिहास में ना सिर्फ बुद्ध और जैन, बल्कि अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पीछे जो नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल या फिर जो पुरा पाषाण काल, पिलियोलिथिक पीरियड्स, यहाँ तक के समय की जो एविडेंस है हमें बिहार से देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो देखें कि हमें दिखाई देता है, शुरुआत में करें तो अगर हम इतिहास की, तो इतिहास को हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इन सारे चीज़ को देख लेंगे इसके बाद हमें बिहार में कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ मिला है पकड़ पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए दो भाग में बांट करके पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है प्री हिस्ट्री, एक पढ़ा जाता है प्री हिस्ट्री, या इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्व, यानी कहे तो पूर्व ऐतिहासिक काल, और दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री यानी ये हो गया आदि ऐतिहासिक काल। यानी कि कहें तो इतिहास को पढ़ने के लिए पूर्व हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, इसे दो भागों में बांटा गया है। और जब हम इनके भागों का बंटवारा देखते हैं कि आखिर यह क्लासिफिकेशन जो किया गया है यह किस आधार पर किया गया है, तो यह क्लासिफिकेशन का जो आधार हमें दिखता है, तो सबसे पहला आधार दिखता है कि वह काल, वह समय जिस समय हमें वनली सिर्फ और सिर्फ वनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त होता है, एविडेंस प्राप्त होता है, और वह काल जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेरी, यानी देखिए पढ़ने के लिए इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, एक प्री हिस्ट्री और दूसरा प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है कि वह समय जहां लिटरेरी यानी साहित्यिक कोई भी प्रमाण नहीं है, कुछ भी लिखा पढ़ा हुआ नहीं है, उस काल को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। और जैसे ही हमें लिखा पढ़ा यानी कि आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री दोनों मिल जाता है, अर्थात जैसे ही हमें आर्कियोलॉजिकल और साहित्यिक दोनों का प्रमाण मिलने लगता है, उस समय के काल को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री यानी आर्ध ऐतिहासिक काल। अगर हम इसका एविडेंस की बात करें तो इस काल में ही हमें देखने को मिलता है जो हमारा हड़प्पा है। हड़प्पा हो गया वैदिक, जो वैदिक सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये सब के सब जो प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं उसे हम आर्ध ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक ईरा में पढ़ते हैं। और तो फिर इस ईरा में क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग ने इस पूरे रीजन्स को, इस प्री हिस्टोरिक एरियाज को हम लोग इसी को पेलियोलिथिक, नियोलिथिक और मिसोलिथिक पार्ट में बांटा हुआ है। जब हम इसे देखें
जो प्री हिस्टोरिक था, प्री हिस्टोरिक इरा है, इसी का 3 पार्ट बना हुआ है। जो पहला पार्ट है यही है हमारा पैलियोलिथिक, और सेकेंड पार्ट है हमारा मीसोलिथिक, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज नियोलिथिक। यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि जो मानव है, मानव ने एक ही दिन में, यह जो आज का हमारा मानव है, मानव का जो विकास है, यह एक दिन का ही परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों से, हजारों वर्षों से मानव ने सतत धीरे धीरे करके प्रयास किया है, और वह प्रयास का ही आउटकम है कि आज हमारा यह विकास देखने को मिल रहा है कि हम लोग चांद पर जा रहे हैं, और चांद के भी बाहर हम मंगल और शुक्र की परिक्रमा करके आ रहे हैं। तो यह जो परिक्रमा है या यह जो विकास हमें देखने को मिल रहा है, यह धीरे धीरे ही संभव हो चुका या हुआ है। तो पैलियोलिथिक एरा में जो था, इसमें ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन होता था, मेनली रूप से हंटिंग करता था। कि इस एरा में जो ह्यूमन बीइंग था हंटिंग करता था। तो हंटिंग किस चीज़ से करेगा? तो हंटिंग करने के लिए वो छोटे छोटे जो पत्थर थे, पत्थर के औजार बनाया करते थे, और उससे ही मार करके किसी भी जानवर को या जंतु को, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसको, या बड़े बड़े जानवर को पत्थर के द्वारा उसमें थोड़ा नुकीला कहें, उसको थोड़ा शार्प बना करके उसका यूज किया करता था। तो यहाँ से ही हमारा एक तरह से कहें तो साइंस और टेक का इस्तेमाल शुरू हो गया है ह्यूमन विकास में। जैसे ही मानव के विकास की बात करते हैं तो हमें साइंस और टेक का प्रमाण भी यहीं से देखने को मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हंटिंग देखने को मिलता है, और इस समय जो व्यक्ति होता है, जो मानव होता है, वो मेनली रूप से फूड को, बस फूड संग्राहक होता है, फूड को गैदर करता है कि जहाँ गया फूड खाया और थोड़ा मोड़ा अपने पास रख लिया, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी घटनाएं होती है कि फूड गैदरिंग होती है, फूड गैदरिंग होती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर उस स्तर का या ना के बराबर किया जा रहा है। ध्यान हमें रखना है कि बस जो फूड है, जो फला हुआ है पेड़ पौधों में, उसे तोड़ करके खा रहे हैं। जो जीव जंतु हैं उसे मारपीट करके उसका कच्चा मांस का सेवन ये लोग पैलियोलिथिक एरा में कर रहे हैं। इसी का जो एज हो जाता है, अगर समय की बात करें तो इसे माना जाता है 1 लाख वर्ष पूर्व, 1 लाख ईयर्स अगो, यानी 1 लाख वर्ष पहले की बात है। अगर हम मीसोलिथिक में आते हैं तो मीसोलिथिक में भी कुछ ज़्यादा चेंजिंग हमें नहीं हुआ है। जो यही ह्यूमन था, ह्यूमन जो हंटिंग का काम कर रहे हैं, इसी हंटिंग में जो यह औजार वगैरह का यूज कर रहे थे, इस औजार का शार्पनेस को बढ़ा दिया, यानी उसकी सटीकता को बढ़ा दिया कि अब वह दूर तलक मारने लगा है। यानी कि उसकी जो शार्पनेस थी, नुकीलापन था, तरह तरह के नए नए औजार्स बनाए जाने लगे। लेकिन मेनली रूप से मीसोलिथिक इरा तक भी ह्यूमन बीइंग ओनली हंटिंग पर डिपेंडेंट है, और दूसरा फूड का गैदरिंग ही कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शंस पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग मीसोलिथिक इरा से आगे आते हैं नियोलिथिक इरा में, यानी नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वह एग्रीकल्चर करना शुरू कर देता है, यानी कृषि का विकास होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कृषि का विकास होता है, और कृषि के विकास में तरह तरह के जो यहाँ पर जिन टूल्स का, जिन औजार का प्रयोग किया जा रहा था, उन सारे औजार्स का प्रयोग होने लगा। और इसी एज के बाद जो नियोलिथिक एज है, इसके बाद ही एक एज आता है दैट इज कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज का मतलब हो गया, सिंपल समझें तो जो तांबा का युग है आ जाता है, ताम्र पाषाण काल जिसको बोलते हैं। तो देखिए ये एक चेन है जिसको हमें समझना पड़ेगा। आपने सुना भी होगा कि जो हड़प्पा का काल था, हड़प्पा के काल में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी, काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं थी कि जो फूड था, लोगों के पास फूड को संग्रह करने का व्यवस्था था, यानी लोगों को
फूड जो है लोगों के पास मैक्सिमम हो रहा था, और लोग उसको रखने के लिए अन्नागार का नाम सुने होंगे आपने कि हड़प्पा में बहुत सारे अन्नागार मिले हुए हैं, बहुत सारे अन्नागार मिले हुए हैं। इवन कि हड़प्पा के काल में आपने यह भी सुना होगा कि जो ट्रेड व्यवस्थाएं थी वह भी डेवलप हो चुका था। इवन जो हड़प्पा का नगरीय नियोजन व्यवस्था था, जो अर्बन का प्लानिंग व्यवस्था था, आपको पता होगा कि जो रोड जाती थी, सड़कें जाती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, यानी काफ़ी नियोजित प्लानिंग तरीके से बनाया हुआ शहर मिलता है हमें हड़प्पा काल में। इतना ही नहीं, जिस समय यहाँ पर जो घर हुआ करता था, कहते हैं जो घर की दरवाजे थी वो रोड की तरफ, सड़क की तरफ खुलती थी, और जो खिड़कियाँ थी वो सड़क के पीछे खुलती थी, ताकि जो सड़क पर उड़ने वाले धूल मिट्टी हैं वो घर के अंदर इंटर ना करे। दैट मीन्स कितना ज़्यादा कह सकते हैं हम कि कितना ज़्यादा टेक्निकली और कितना ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से यह डेवलपमेंट हमें हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। और हड़प्पा काल से जैसे ही हम आगे आते हैं, देन हमें वैदिक ईरा देखने को मिलता है। तो वैदिक ईरा फिर से हमें एक शुरुआती जीवन जीने के लिए देखने को मिलता है कि व्यक्ति फिर से घास फूस और झोपड़ी में रहना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एक दिन का परिणाम नहीं था, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन बनने में भी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से मनुष्य ने अपने विकास को इस स्तर तक पहुंचाया था, और इसी चरणबद्ध तरीके में ये सारे उसके स्टेप हैं। अगर हम बोलें तो जो शुरुआती स्टेप था, जो 1 लाख वर्ष पहले की बात करें तो 1 लाख वर्ष पहले जब मानव शुरुआत में आया था तो बस वो हंटिंग कर रहा था, शिकार कर रहा था, कुछ जानवर को पकड़ करके मार करके उसे खा रहा था। और यही प्रोसेस में सटीकता, तीक्ष्णता, गहनता तब और ज़्यादा आ गई जब वो मीसोलिथिक पीरियड्स में इंटर किए। ठीक है, यानी मीसोलिथिक का सीधा सा अगर हम टाइम देखें तो टाइम हो जाता है यह 10,000 से 6,000 BC। ये सारे के सारे BC हैं होंगे, ये बात को ध्यान रखना है, बिफोर क्राइस्ट। और ये जो है 6,000 से लेकर के 6,000 से लेकर के आई थिंक 2500 या 2700 BC के लमसम में होंगे। ये उसका ड्यूरेशन है जो हम लोग आगे देख लेंगे, लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि पैलियोलिथिक काल में ह्यूमन जो है पूरी तरह से हंटिंग पर डिपेंड था, और उसके बाद कुछ मात्रा में वह फूड को लेकर के रखता था, खाता था, पीता था, और बाकी इसी में तीक्ष्णता और गहनता तब बढ़ गई। इस समय जो औजार प्रयोग हो रहे थे वह औजार की सटीकता बढ़ गई, और इसी सारे औजार्स का प्रमाण हमें, इसी सारे औजार्स का जो एविडेंस है, हमें एविडेंस देखने को मिलेगा हमारे बिहार में, जो हम चिरांद, चाचर और गया और प्रत्येक जगह को अभी बताएंगे आपको आगे, तो वो सारे प्रमाण यहीं के देखने को मिलेगा। यानी यहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को कि अर्थात जो बिहार की भूमि है, यहाँ मानव का शुरुआती पीरियड्स, दैट मीन्स 1 लाख ईयर्स BC की बात करें तो 1 लाख ईयर BC में भी यहाँ पर मानव हुआ करता था, इसलिए इसका प्रमाण हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद न्यूलिथिक एरा में हमने आपको बताया कि यहाँ पर व्यक्ति एग्रीकल्चर करने लगे, आग का आविष्कार हो गया, व्यक्ति कृषि का आविष्कार कर चुका था, और कृषि का जैसे ही आविष्कार कर चुका था तो व्यक्ति के पास सरप्लस फूड ग्रेन आने लगा, व्यक्ति के पास ज़्यादा से ज़्यादा फसल होने लगी। तो उसको रखने के लिए आप देखे होंगे कि उसका नेक्स्ट पीरियड्स जो है कैल्कोलिथिक है, कैल्कोलिथिक के बाद हड़प्पन ईरा मिलता है हमें, हड़प्पन फेज आता है। हड़प्पन फेज में बहुत बड़े बड़े अन्नागार का व्यवस्था किया गया है। लोथल बंदरगाह का हमें प्रमाण देखने को मिलता है। ये क्या है? लोथल बंदरगाह एक तरह से इस बात को दर्शा रहा है कि उस समय भी व्यापार की जो गतिविधियां थी भारत के साथ चलने लगा था, इसलिए कोई ना कोई एक पोर्ट बनाया जा रहा है इस प्रकार से। और कैल्कोलिथिक का प्रयोग इसलिए आने लगा कि जो स्टोन एज था, ये जो लिथिक था, नियोलिथिक एज, इसमें तो और ज़्यादा सटीकता आ गई। जो टूल्स थे, जो औजार थे, इसमें और ज़्यादा सटीकता आ गई और वो एकदम छोटे से छोटे टूल्स बनाने लगे। और जो कैल्कोलिथिक था, तो कैल्कोलिथिक में इसमें मेजरली रूप से कॉपर का प्रयोग शुरू हुआ, और कॉपर के प्रयोग शुरू होने से इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा थी पत्थर की तुलना में। तो होता क्या था कि उससे खेतों को जोतना आसान हो जाता था, पेड़ों को काटना और ज़्यादा आसान हो गया, जिससे जो नियोलिथिक के बाद कैल्कोलिथिक पीरियड्स आया तो इस समय और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कृषि का।
और इसी दोनों फेज का आउटकम हमें दिखता है हड़प्पा के सभ्यता में या हड़प्पन कल्टिव जो सिविलाइजेशन है उस समय। तो यहाँ से अब इसी सारे समय का जो प्रमाण है हमें बिहार की भूमि में देखने को मिलता है। और एक बात हमने आपको वहाँ शुरुआत में बताया कि जब हम इस हिस्ट्री को दो भाग में बांटते हैं, हिस्ट्री को हमने दो भाग में बांटा था, एक प्री हिस्ट्री और दूसरा हमने प्रोटो हिस्ट्री बताया था, प्रोटो हिस्ट्री। तो इसमें जो अंतर, ये बस और बस पढ़ने के बेसिस पे इस दोनों में अंतर किया गया है। पढ़ने के लिए हमने बताया कि इसमें प्री हिस्ट्री हम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद हो, और प्रोटो हिस्टोरी उसको बोलते हैं जिसमें आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेरी दोनों एविडेंस हमारे पास मौजूद हो। आपको पता होगा, हमने बताया आपको कि हड़प्पा और जो वैदिक है, हड़प्पा और जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इन दोनों को हमने प्रोटो इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग रखा है, यानी आर्य ऐतिहासिक में। इसका सीधा सा मतलब है कि हड़प्पा काल में आप देखे होंगे कि चित्रात्मक पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट है, यानी हड़प्पा काल में हमें एक लिपि देखने को मिलती है जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। अभी हाल का करंट अफेयर है, आपको बता दें कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जो इस हड़प्पा जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, इसको जिसने भी डिकोड कर दिया, यानी उसको अगर पढ़ दिया, तो उसको 1 करोड़ या ऐसे ही 1 करोड़ के लमसम इनाम की राशि रखी गई है। तो इस पे प्रमोट किया जा रहा है कि इस समय, यानी हमें पता चल रहा है कि हड़प्पन इरा में हमें स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, पर वो आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हम इसको भी प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। और वैदिक इरा में हमें क्या देखने को मिलता है कि वैदिक इरा में हमें लैंग्वेज मिलता है देखने को, लेकिन इस समय स्क्रिप्ट ही नहीं है। यानी वैदिक सभ्यता जब शुरुआत हुई, जिसमें आप ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वगैरह पढ़ते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि लैंग्वेज तो है, लैंग्वेज तो है, पर कोई भी एक स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है जिसको कि उसमें कॉडिफाई किया जा सके, उसमें उसको समाहित किया जा सके। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो वैदिक कल्चर है, जिसमें ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, इन सब का जो रचना हुआ है, आप जान रहे हैं कि उन सब को ओरली एक से दूसरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र किया गया है। और उसके कुछ दिन के बाद फिर बाद में उसको ब्राह्मी लिपि या कहें तो यूँ देवनागरी लिपि में उसको फिर कॉडिफाई किया गया। लेकिन असल में ऋग्वेद का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वह सिर्फ और सिर्फ ओरली है, और कहें तो स्मृति के आधारित पर, स्मृति के आधार पर, अर्थात जो मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी के आधार पर ही एक व्यक्ति ने अपने बेटे को, उसका बेटा ने दूसरे अपने पोते को, इस तरह से बताते हुए वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। और बाद के समय में उसे देवनागरी लिपि में या यूँ कहें ब्राह्मी लिपि में उसे कॉडिफाई किया गया, जिसे हम लोग आज देखने को मिलता है या पढ़ते हैं। लेकिन मेजर यह इस बात को ध्यान रखना है कि वैदिक एज में या वैदिक इरा में हमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। हाँ, भाषा का विकास जरूर था। कभी मौका मिलेगा तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है वह भी हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ हमारा है, जहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो बिहार है, बिहार के प्राचीन स्रोत। तो देखिए, पैलियो जो प्री हिस्टोरिक स्टोन एज है उसको हमने 3 पार्ट में बांटा। प्री हिस्टोरिक एज में ही, स्टोन एज में ही हमने पिलियोलिथिक, मीसोलिथिक और फिर नियोलिथिक बांटा था। तो इस काल में, इस काल के पत्थर से बने औजार, हाथ की कुल्हाड़ी और विभिन्न अन्य उपकरण निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुआ। हमने बताया कि शुरुआत में जो लोग हैं बहुत सारे औजार का प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें ही पत्थर से बने हाथ में लेने वाले कुल्हाड़ी और विभिन्न प्रकार के उपकरण का प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने जो विकास है, विकास के शुरुआती पीरियड्स में ही है। तो उसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, उसका जो प्रमाण है हमें देखने को मिलता है बिहार में नालंदा की जेठियन घाटी से। यानी नालंदा एक ऐसा जिला है बिहार में जहां आप सोच सकते हैं कि जो पिलियोलिथिक है, प्री पिलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल
समय के, यानी आज से 1 लाख ईसा पूर्व यानी बीसी, उस समय जो कुल्हाड़ी बनता था या व्यक्ति जो यूज करता था टूल्स को, उपकरण को, वो चीज़ें हमें नालंदा के जेठियन घाटी से प्राप्त होती है। तो इसलिए यह बात को हमें ध्यान रखना है। गया के पेमार घाटी से भी हमें उसी प्रकार के, उसी एज के। अब सवाल आता है कि सर आप ये कैसे जानते हो कि ये उसी समय का है? तो हम आपको यहाँ बता दें कि एक होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से किसी भी जगह का जो भी जीवाश्म है, जो फॉसिल्स हैं, उसके एज की संकलना या उसके एज को हम प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। और एक होता है यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग से कोई भी चट्टान कितना पुराना है, यूरेनियम डेटिंग से हम यह भी पता कर सकते हैं कि कोई पत्थर कितना पुराना है। उस आधार पे हम इस चीज़ को डिसाइड कर पाते हैं कि यह किस समय का होगा। तो उसी आधार पे मान करके चलिए, या माना जाता है कि गया के पेमार में जो छोटे छोटे पत्थर के औजार प्राप्त हुए और उसका जब यूरेनियम डेटिंग किया गया होगा तो हमें पता चल रहा है कि वह 1 लाख ईसा पूर्व के समय का है। तो इससे इसको कनेक्ट करके यहाँ पे हमें फैक्ट मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार के भीमबांध और पैसारा, ये जो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ से भी हमें जो प्री पिलियोलिथिक इरा है, वहाँ उस समय के एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि नालंदा के जेठियन से, गया की पेमार से, और मुंगेर के भीमबांध और पेसारा से, और भागलपुर के राजपोखर और माली जोड़ा से, ये 4 जगह है जहाँ से हमें पुरा पाषाण काल का एविडेंस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। हमने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ गया था। मध्य पाषाण काल में भी चीज़ें वहीं पे थी, बस उसकी जो सटीकता थी, उसकी जो गहनता थी, या कहें तो उसमें सुधार कहें तो एक तरह से उसकी सटीकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि जहां हम 1 किलोमीटर तक मार सकें, वहां हमने 5 किलोमीटर तक मारने की कैपेसिटी डेवलप कर ली। यानी जो चीज़ों का विकास हो रहा था उसी में हमने अपनी दक्षता को हासिल कर लिया। तो इसका जो हमें प्रमाण देखने को मिलता है, संथाल परगना, रांची, हजारीबाग और देखते हैं कि संथाल परगना, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम जिले, ये सभी अभी झारखंड में हैं, लेकिन 2000 से पहले तो सब बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो मीसोलिथिक इरा है, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, उसका प्रमाण हमें ऑब्वियसली बोले तो झारखंड रेंज में देखने को मिलता है। और मुंगेर है, मुंगेर से मिले पत्थर में भी इस प्रकार के उपकरण जो इतने ईसा पूर्व के हैं, यानी कहें तो मुंगेर के भीमबांध से, ध्यान रखना है यहाँ पे कि मुंगेर के भीमबांध से हमें पुरा पाषाण कालीन स्थल और मध्य पाषाण कालीन स्थल दोनों के एविडेंस मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग नव पाषाण कालीन स्थल। नव पाषाण कालीन स्थल में हमने आपको बताया कि नव पाषाण कालीन स्थल में एक मेजर परिवर्तन हुआ था। मेजर परिवर्तन ये हुआ था कि जो व्यक्ति आज तक केवल और केवल फूड को संग्रह करने जानता था, खाने जानता था, सिर्फ हंटिंग जानता था, शिकार करने जानता था, उस व्यक्ति के पास अब फूड को उपजाने की ताकत आ गई। अब वो फूड को यानी क्रॉप का प्रोडक्शन करने सीख गया, यानी खेती व्यवस्था का विकास हो गया। दूसरा, इसी काल में आप जानते होंगे कि पहिया का विकास हुआ। तीसरा, इसी काल में आप जान रहे होंगे कि आग का विकास हुआ। तो आग के विकास होने से व्यक्ति अब अपने जो मांस था, जो जानवर था, उनको पकाकर खाना शुरू कर दिया होगा। यानी इस फेज में व्यक्ति का अच्छा खासा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और जो चीज़ें हमने पुरा पाषाण और मध्य पाषाण में हमने जो विकास अचीव किया, उसे और ज़्यादा दक्षता और ज़्यादा कुशलता हमने नव पाषाण इरा में प्रदान किया। तो इसलिए इसके जो प्रमाण हमें देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है चिरांद जो कि सारण में एक जगह है। चिरांद से ही हमें नव पाषाण कालीन वस्तुएं देखने को मिलती है, टूल्स देखने को मिलते हैं। चिरांद और चेचर, ये तो भाई एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो हर समय पूछता है और किसी न किसी रूप से हमेशा देखने को मिलता है। बीपीएससी में स्पेशली चिरांद चेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। वैशाली, अब चिरांद चेचर जो है वैशाली में है और चिरांद आपका सारण में है। पत्थर और हड्डियों से बने सूक्ष्म उपकरण पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहले तो पत्थर था, यहाँ पर अब हड्डियाँ भी आने लगी, यानी जानवरों की हड्डी से
उसको घिस घिस कर काफ़ी नुकीला बना करके उसका प्रयोग बहुत सारे घरेलू वर्क में, घरेलू कार्य में या फिर अदर कार्य में किया जा सकता था। चिराम नवपाषाण हड्डी उपकरण, वैशाली में चेचर, ताराडी, सेनवार और मनेर काले और लाल बर्तन, गेरू चित्रित मिट्टी के बर्तन, ये सारे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है कि जो ताराडी, सेनवार और मनेर में काले और लाल रंग के बर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी इस समय तक जो मृद भांड है, जिसको मिट्टी का बर्तन को बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन को पकाने की कला लोगों के पास आ गई थी। इसलिए इस प्रकार की मिट्टी के बर्तन हमें चिरान और चाचर से देखने को मिलता है और वैशाली में स्पेशली चेचर, ताराडी, सेनवार और मनेर से देखने को मिलता है। आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और चत्तीदार बर्तन ये सारे हो गए। और उसके बाद है कि उपकरण, एक मिनट देखिए, ये हो गया नवपाषाण। इसके बाद है विकसित बस्तियाँ। जो नवपाषाणकालीन स्थल था उस समय हमें बहुत सारी विकसित बस्तियाँ भी देखने को मिलता है, जिसमें चेचर जो कि श्वेतपुर और चिरान, ताराडी, मनेर और सेनवार, ये सब के सब विकसित बस्तियां देखने को मिलता है। नवपाषाण उपकरण में देखें तो नवपाषाण उपकरण में भीम बांध, केऊर यानी गया, सेनवार रोहतास और चेचर का कुतुबपुर हाजीपुर के पास है। ये सभी विकसित बस्तियां हैं। यानी उस समय तक इन सारे बस्तियों का विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अन्य स्थलों के बारे में देखें हम तो मुंगेर के पैसारा में प्रारंभिक और पुराने पाषाण युग के औजार, हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर पाए जाते थे। यानी कि अन्य बहुत सारे स्थल हैं, जैसे मुंगेर का पैसारा और मुंगेर के भीम बांध में भी हम लोग देखे हैं कि जो पुरा पाषाण कालीन स्थल है उसका एविडेंस हमें देखने को मिला है, और मुंगेर में ही अन्य स्थल के एविडेंस हमें देखने को मिलता है। अब अगर आगे की बात करें तो देखिए नवादा, कैमूर और जमुई की पहाड़ियाँ में शैल चित्रण की खोज हमें देखने को मिलता है। यानी शैल चित्र क्या होता है? शैल चित्र होता है जो पहाड़ हैं, पहाड़ के अंदर देखे होंगे आपकी कैब, गुफा बनाया जाता था, और गुफा के अंदर छोटे छोटे आकार के शैल चित्रों का निर्माण किया जाता था। जो आप भीमबेटका की गुफाएं हो गई या फिर बाघ की गुफाएं हो गई, इन सारी जगह पर आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो यह चीज़ें हमें नवादा और कैमूर और जमुई की पहाड़ियों में भी देखने को मिलता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारा बिहार ऐतिहासिक काल से लेकर के आज तक हर एक स्तर पर काफ़ी बेहतर रहा है और काफ़ी सारी इसमें जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा या अगला जो हम शुरुआत करेंगे इसी ताम्रपाषाण काल से करेंगे, और ताम्रपाषाण काल के बाद यह जो हमारा बिहार एक परिचय है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और हम आपको एक बार फिर यहाँ याद दिला देते हैं कि इस टॉपिक से आपको कम से कम क्वेश्चंस मिलेगा। आपको एग्जामिनेशन में तो कम से कम 5 क्वेश्चंस मिलेगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।